यदि राज 365 नाम याद रख पाता तो शायद वो साल के हर दिन के लिए एक नाम चुनता। इन 7 नामों की बदौलत सप्ताह में हर दिन अपना नाम बदलूंगा, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज के पास 7 जादुई नाम हो गए, कमाल है, पंखुड़ी ने कहा और उसने सोचा कि वो भी 365 दिन के हिसाब से अपने लिए जादुई नाम सोचेगी। हफ्ते के दिनों के हिसाब से अलग अलग नाम, कमाल है, एक अकेला राज ही जादुई दुनिया के नियमों के खिलाफ ऐसी चीज सोच सकता है। मुझे ये बढ़िया आइडिया लगा, वसीम ने कहा। 7 जादुई नाम? राज, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ऐसा करना चाहोगे? लंबकड़ ने पूछा। हाँ, मुझे पूरा यकीन है सीनियर लंबकड़, आप चिंता मत कीजिए, ये तो बस अभी के लिए है, बाद में मैं केवल एक जादुई नाम के साथ ही रहूंगा, राज ने कहा। ये वाकई एक सरल तरीका है। खैर, एक बात जरूर है कि भले ही जादुई नाम भी एक नाम की तरह ही है, लेकिन इससे किस्मत भी जुड़ी होती है, इसलिए तुम्हें कोई भी जादुई नाम ठुकराना नहीं चाहिए, त्रिकालदर्शी ने कहा। मुझे मालूम है सीनियर, इसीलिए मैंने न तो कोई नाम ठुकराया है और न उसे कम समझा है, राज ने कहा। त्रिकालदर्शी के ये शब्द बिल्कुल उसकी दिल की गहराइयों से निकले हैं। उसने अपने ही जादुई नाम से ये बात सीखी है, लंबकड़ ने कहा। चलो, तो अब जब राज के नामकरण का काम खत्म हुआ तो हम लेन देन की कार्यवाही को अंजाम देते हैं, वसीम ने कहा। सीनियर, आप लेन देन के लिए बाजार लगाने का सोच रहे हैं? राज ने पूछा। हाँ, ये तो जादुई दुनिया में आम बात है। आमतौर पर जादूगर एकांत में ही रहते हैं, ऐसे में उनका एक साथ आना आम नहीं है, इसीलिए जब भी उड़ती तलवार कंपटीशन जैसे कार्यक्रम होते हैं तो उनके आखिर में जादूगर इस मौके का फायदा उठाकर लेन देन के लिए बाजार लगा लेते हैं। सीनियर भूपेश और सीनियर अंधक ने तो पहले ही इसका काम शुरू कर दिया है, लंबकड़ ने कहा। अच्छा, तो ऐसी बात है। सीनियर वसीम, आप तो इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर थे ना, ऐसे में बाजार लगाने का काम तो आपको देखना चाहिए था, राज ने कहा। चिंता मत करो, अभी के लिए ये काम भूपेश और अंधक पर छोड़ दो। वैसे भी अंधक को इस तरह के कामों में बहुत रुचि है। इसके अलावा मुझे जो भी करना था उसकी व्यवस्था मैं पहले ही कर चुका हूँ। खजानों के जानकार लोगों को मैंने पहले ही यहाँ बुला लिया था, ऐसे में बाकी जादूगर उनसे मदद ले सकते हैं और उस मदद के बदले वो उन्हें कुछ लौटा भी सकते हैं। जैसे ही बाजार शुरू हो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। अब मैं जाकर भूपेश से बाजार की बाकी जानकारी लेता हूँ, वसीम ने कहा और वहां से चला गया। एक जगह जहां जादूगर लेन देन कर सकते हैं, ये तो वाकई सुनहरा मौका है। हालांकि मेरे पास ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है जिसका इस्तेमाल मैं लेन देन में कर सकूं। यहाँ तक कि मेरे पास तो ज्यादा आत्मा पत्थर भी नहीं है, राज ने दुखी होकर कहा। ऐसे में राज के पास बाजार घूमने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन इसके पहले वो अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, लेकिन तब तक बाकी लोग वहां से जा चुके थे। राज समुद्र के आसपास के इलाके में ट्रॉली में अकेला बैठा था और दूर दूर तक कोई चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। इस वक्त सुबह के समय गणेश अपनी आंखें खोलकर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वैसे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियों का मजा लेना चाहता था, लेकिन अभी भी उसकी जान पर बनी हुई थी। जो जहाज उन्हें लेकर जाने वाला था उसे आने में भी अभी महीने भर का वक्त था। उन लोगों को उस जगह पर हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो गया था। उन्हें बस 2 महीने की ही छुट्टियां मिली थी। ऐसे में अगर आधा समय वो यहीं बिता देते तो छुट्टी का कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें अभी ये भी नहीं पता था कि जो चीज उन्हें सिखाने को कही गई थी वो चीज वो कितने दिनों में पूरी कर पाएंगे। जब गणेश अपने ख्यालों में डूबा हुआ था तभी उसे बाहर कोई परछाई टहलती हुई दिखाई दी। गणेश हिम्मत जुटाकर बाहर निकला तो उसने देखा कि जोसेफ वहां टहल रहा था। इसके बाद जोसेफ ने राज के सिखाए जादूनामा डांस की प्रैक्टिस शुरू कर दी। इसके बाद गणेश को वापस जाकर सो जाना ही बेहतर लगा। जब वो लौट रहा था तभी उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। इतने में ही करीब 20 आदिवासी वहां आ गए। वो सभी जोसेफ के सामने झुक गए। क्या सभी लोग आ गए? जोसेफ ने उन आदिवासियों से पूछा। हाँ टीचर, आज हम 20 लोगों को यहाँ आने की बारी थी। हम चाहते हैं कि आप हमें भी मार्शल आर्ट सिखाएं। आदिवासियों ने कहा। चलो तो फिर शुरू करते हैं। मैंने आखिरी बार जो सिखाया था वो करके दिखाओ, जोसेफ ने कहा। ठीक है टीचर, आदिवासियों ने कहा। इसके बाद उन लोगों ने जंतर मंतर का नाच शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया,
तुम लोग काफी अच्छा कर रहे हो, आज मैं तुम्हें आगे का सिखाऊंगा, जोसेफ ने कहा। टीचर, हम कब उस दरिंदे को बाहर निकालने में कामयाब होंगे? आदिवासियों ने पूछा। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस के दौरान पहले अपनी रक्षा सीखनी पड़ती है। किसी भी तरह की जल्दबाजी ठीक नहीं है, वरना कभी भी कुछ भी ढंग से नहीं सीखा जा सकता। तुम लोगों की ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। अगर तुम लोग मन लगाकर मेहनत करोगे तो बहुत ही कम समय में तुम लोग और ताकतवर हो जाओगे, जोसेफ ने सीरियस होकर कहा। इसके बाद जोसेफ ने उन्हें जंतर मंतर सिखाना शुरू कर दिया और गणेश भी वापस सोने के लिए लौट गया। राज शाकाल की मदद से तिलिस्मक के टापू की तरफ बढ़ने लगा। सीनियर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, राज ने एक सिल्वर हाथपोश निकालकर कहा। ये क्या है? शाकाल ने पूछा। सीनियर, अंधक ने ये फेंका था और कहा था कि ये आपके लिए तोहफा है। इसके अलावा वो आपको अपना पालतू भी बनाना चाहते थे, राज ने जवाब दिया। खुदा करे उसे कीड़े पड़े, शाकाल ने कहा। चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया था, राज ने कहा। तुम्हें तो उसे अच्छी मार लगानी चाहिए थी, शाकाल ने कहा। खैर, ये हाथपोश मैं आपके हवाले छोड़ता हूं, राज ने बेमन हंसी हंसकर कहा। अंधक को ये लौटाने में मेरी मदद कर दो, शाकाल ने कहा। सीनियर, सही तो यही रहेगा कि इस मामले को आप खुद निपटाओ, राज ने कहा। इसे मुझे मत लौटाओ, तुम्ही ने लिया था, अब तुम्हें ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, शाकाल ने कहा। सीनियर, आपके अपने शरीर ने इसे लिया था, इसलिए इसे आप ही लौटाना, राज ने कहा। तुम्ही ने मेरी जगह पर यह लिया था, शाकाल ने कहा। मैंने तो ये लेने से मना किया था, लेकिन सीनियर अंधक जबरदस्ती मुझ पे ये फेंक गए। बाकी आप इसे मुझे लौटाना बंद कीजिए, वरना अगली बार मैं इसे नहीं पकड़ने वाला, राज ने कहा। ठीक है, फिर इसे मैं रख लेता हूं, शाकाल ने थोड़ी देर बाद कहा। बहुत बढ़िया, ये एक हाथपोश ही तो है बस, ये तो कोई खास जगह भी नहीं घेरेगा, राज ने कहा। राज, मैंने सुना था कि तुमने टफी का ध्यान रखने में मदद की थी, शाकाल ने पूछा। हाँ, राज ने जवाब दिया। राज, तुम्हें वाकई काफी परेशानी हुई होगी, टफी वाकई नाक में दम कर देता है, शाकाल ने कहा। सीनियर, ये थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि टफी ने मेरी बहुत मदद की, राज ने मुस्कुराकर कहा। राज, तुम्हें उस बेवकूफ का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हें कितनी परेशानी हुई होगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। टफी का ध्यान रखने के लिए मेरे तरफ से इसे रख लो, शाकाल ने कहा। इसके बाद शाकाल ने वो सिल्वर हाथपोश राज को वापस कर दिया। राज हैरान था। शाकाल ने बहुत सोची समझी चाल चली थी। राज ने इसके पहले भी कई जादूगरों से वसीम और टफी के मामले में तोहफे लिए थे। ऐसे में वो शाकाल का तोहफा किसी भी कीमत पर ठुकरा नहीं सकता था। राज का जादुई सफर ऐसे ही तोहफे के बूते पर अभी तक चल रहा था और आगे भी इसी तरह चलने वाला था। ऐसे में वो किसी भी तोहफे को आसानी से मना नहीं कर सकता था। वैसे तो ये हाथपोश शाकाल को दिया गया तोहफा था, लेकिन अब शाकाल इस तोहफे से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि कहीं न कहीं ये गुलामी का प्रतीक था। लेकिन ऐसी चीज राज को देकर आखिर वो क्या साबित करना चाहता था, इसके पीछे की वजह राज को नहीं पता थी। सीनियर शाकाल, सीनियर बाबा बैरागी ने टफी का ध्यान रखने के लिए मुझे पहले ही तोहफा दे दिया है। नियम के अनुसार एक गलती पर एक ही सजा दी जाती है और एक अच्छी बात पर एक इनाम काफी है। अब आपको मुझे इस बात के लिए कुछ और देने की कोई जरूरत नहीं है, राज ने हाथपोश लौटाकर कहा। राज, तुम अब बड़े हो गए हो, ऐसे चीजों के तार जोड़ना बंद कर दो। ये हाथपोश तो एक खजाना है ना? मैं तुम्हें इसे अंधक को लौटाने का भी नहीं कह रहा। मैंने ये तोहफा ले लिया और अब मैं तुम्हें इसे दे रहा हूं, फिर तुम्हें इसे अपनाने में क्या दिक्कत है, शाकाल ने कहा। शाकाल की बात में तो दम था। ये हाथपोश वाकई एक जादुई खजाना था। कालनेमी राजा ने इसे छीनने में बड़ी मशक्कत की थी। भले ही राज इस हाथपोश को अपने पास नहीं रखना चाहता था, लेकिन अभी हाल ही में जादूगरों के बाजार में वो इससे लेन देन कर सकता था, जिसके बदले वो कुछ और कीमती सामान ले सकता था। अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे रख लेना चाहिए, राज ने कहा। हाँ, जो लोग तुम पर नजर रख रहे हैं उस मामले में मुझे कुछ बढ़त मिली है, शाकाल ने कहा। वो लोग कौन है, राज ने पूछा। राज अपने ऊपर नजर रखे जाने की बात सुनकर बहुत परेशान था।
जब तक उनका निशाना राज था तब तक राज को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो इस मामले से कैसे भी करके निपट सकता था। लेकिन अगर उन लोगों के इरादे बहुत ही नापाक थे तो वो राज के दोस्तों और परिवारों को भी अपना निशाना बना सकते थे। ऐसे में राज को उनकी रक्षा करने का बेड़ा अपने हाथ में उठाना ही होगा। आखिर वो लोग कौन हो सकते हैं? कालनेमी कौम और उनका राजा, या असीम शैतानी कबीले के लोग, या फिर साहा की कठपुतलियां? राज ने उलझन में पड़कर सोचा। जब तुम्हारा असली शरीर अचेतन था तब मैंने जानबूझकर परितोष कबीले के लोगों को उसका ध्यान रखने का काम सौंपा था। तुम्हारा दुश्मन इच्छाधारी है जो अपने जादू के बूते पर रूप बदल सकता है। शाकाल ने कहा। इच्छाधारी? क्या वो असीम शैतानी कबीले से है? राज ने उलझन में पड़कर कहा। नहीं, उसका असीम शैतानी कबीले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो एक राक्षसी ऑर्गेनाइजेशन है। शाकाल ने कहा। एक राक्षसी ऑर्गेनाइजेशन? राज अब और हैरान हो चुका था। उसे तो याद भी नहीं था कि उसने कब ऐसे किसी को गुस्सा दिलाया था। आखिर कौन लोग राज के पीछे पड़े थे? आखिर वो राज से क्या चाहते थे? तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इस मामले से निपट लूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये इच्छाधारी तुम्हें आगे जाकर कभी परेशान नहीं करेगा। शाकाल ने कहा। शुक्रिया सीनियर, लेकिन आप इस बात का पता भी लगाना कि वो लोग मेरे पीछे क्यों हैं। मुझे क्योंकि याद नहीं कि मैंने ऐसे किसी को भी गुस्सा दिलाया हो। राज ने कहा। चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो। शाकाल ने कहा। इसके बाद शाकाल राज को आदिवासी इलाके की तरफ ले गया। इस समय तक तिलिस्मक भी वहां पहुंच चुका था। राज, आखिर तो मिल ही गए। तिलिस्मक ने राज को देखकर कहा। सीनियर तिलिस्मक, क्या मेरे दोस्त ठीक हैं? राज ने कहा। तुम्हारे दोस्त बढ़िया हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। तिलिस्मक ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद तिलिस्मक राज को टापू घुमाने ले गया। पूरा टापू खास तरह के बैरियर से कवर था। हैंड गाइडेड ट्रैक्टर कंपटीशन से अंदर के लोगों की सुरक्षा के लिए तिलिस्मक ने यह फैसला लिया था। राज जब इस इलाके में दाखिल हुआ तो एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी लोग सो रहे थे। अरे काफी देर हो गई, राज ने कहा। खैर, राज को यह चीज बेहतर भी लगी, क्योंकि उसने जिस तरह के सन्यासियों के कपड़े पहने थे और उसका सिर गंजा था, वैसे में उसके दोस्त उसे देखकर यही कहते कि राज सन्यासी बनना चाहता है। चलो चलकर तुम्हारे दोस्तों को देखते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने खजाने वाले कमरे में लेकर चलूंगा ताकि तुम खूनी क्रिस्टल के लेन देन की कोई चीज देख लो। तिलिस्मक ने कहा। राज ने तुरंत ही अपने पर्स से खूनी क्रिस्टल निकाला और तिलिस्मक को दे दिया। तिलिस्मक ने खूनी क्रिस्टल लेकर उसे लकड़ी के डिब्बे में रख दिया। चलो तुम्हारे दोस्तों के पास चलें, तिलिस्मक ने कहा। इसके बाद तिलिस्मक राज और शाकाल को मिट्टी के बने घरों की तरफ ले जाने लगा। राज घरों के अंदर नहीं गया और बाहर से ही अपनी जादूगर भरी नजरों से अंदर झांकने लगा। जुबैर और रोहन सो रहे थे, जबकि गणेश हाल ही में सोने गया था। गणेश की गर्लफ्रेंड यशी, रिया, उसकी बड़ी बहन और जोसेफ की बेटी जैस्मिन दूसरे घर में सो रही थी, जबकि जीशान एक घर में अकेला सो रहा था। इसके अलावा बाकी यात्री भी इसी तरह के मिट्टी के घरों में सो रहे थे। अरे जोसेफ कहाँ है? सब जगह देखने के बाद राज ने पूछा। वो शायद वहां होगा, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, तिलिस्मक ने कहा। तिलिस्मक राज को जोसेफ की लोकेशन पर ले गया। इस समय जोसेफ 20 आदिवासियों के साथ जंतर मंतर डांस कर रहा था। ये लोग क्या कर रहे हैं? शाकाल ने पूछा। ये लोग इसे किसी तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक कहते हैं। ये लोग इसे सीखकर मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं और मुझे पेड़ से बांधकर मुझे पीटना चाहते हैं। तिलिस्मक ने कहा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? शाकाल ने कहा। नहीं, ये लोग वाकई ऐसा ही सोच रहे हैं। मैं लोगों को पिछले कई दिनों से इस मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करते देख रहा हूँ। वो लोग बार बार इसी मुद्दे पर बात करते रहते हैं। मुझे तो बड़ी ही कमाल की बात लगी, तिलिस्मक ने कहा। यार, मुझे जोसेफ को जंतर मंतर नाम से बनाया ये डांस बताना ही नहीं चाहिए था। खैर, मैं किसी भी कीमत पर जोसेफ और अपने बीच के रिश्ते का सीनियर तिलिस्मक को अंदाजा भी नहीं लगने दे सकता। राज ने अपना माथा पीट कर सोचा। चलो राज, अब चले।
अब हम मेरे खजाने के घर में चलेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम निराश नहीं होगे, तिलिस्मक ने कहा। रात के इस समय परी ने पहाड़ी महारथी ग्रुप में लाइव ब्रॉडकास्ट चालू कर दिया। वो इस वक्त शल्य के इलाके में थी। परी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालघाती ने परी के पास आकर पूछा। हेलो कालघाती, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, परी ने जवाब दिया। मेरा इंतजार कर रही थी? कालघाती ने हैरान होकर कहा। हाँ, मैं काफी देर से तुम्हारी राह देख रही थी, परी ने मुस्कुराकर कहा। परी, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? चलो चलते चलते बात करते हैं। तुमने मेरे शिष्य को शल्य के पास पहुंचाया, इसके लिए बहुत सारा शुक्रिया, कालघाती ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद दोनों बात करते हुए चलने लगे। अचानक ही परी हवा में उछली और पीछे घूमकर कालघाती पर हमला कर दिया। कालघाती के पास इस हमले से बचने का कोई समय नहीं था। परी की कोहनी पड़ते ही वो हवा में दूर उछल गया। इसके बाद परी ने अपने पैरों से कालघाती की गर्दन को कसकर जकड़ लिया। फिर परी ने पैरों से ही कालघाती को फिर से उछाल दिया। कालघाती को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद लोहघाती ने परी को गुस्सा दिलाया था और इसका बदला परी कालघाती से ले रही थी। कालघाती को कुछ भी सोचने का मौका मिलता तभी परी ने घूमकर कालघाती को एक और लात मारी। कालघाती इस बार काफी ऊंचा उछला। इतने में ही परी ने रॉकेट लॉन्चर से कालघाती पर हमला किया। कालघाती एक धमाके के साथ और ऊपर चला गया। परी इस बार कालघाती से भी ऊंचा गई और उलटकर अपनी लात से हमला किया। इसी तरह पूरी खुन्नस निकालते हुए परी ने कालघाती पर हमले किए। हो गया, डैनी आओ और कालघाती को उठाकर ले जाओ। मैंने इसके लिए पहले से ही एक बेड तैयार रखवाया है, परी ने हाथ झाड़ते हुए कहा। तभी वहां किनारे से डैनी निकल कर आया। वो यहां कालघाती को भागने से रोकने के लिए खड़ा था। हालांकि उसे विश्वास था कि ऐसा ही हो पाएगा। कालघाती को भागने का मौका तक नहीं मिला था। डैनी के अंदर वैसे भी कालघाती के लिए बहुत गुस्सा भरा था। भले ही बाबा बैरागी ने डैनी के नुकसान की काफी भरपाई कर दी थी, लेकिन फिर भी कालघाती के लिए उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। हालांकि कालघाती की मौजूदा हालत देखकर डैनी को थोड़ा तरस आ गया था। कालघाती को आज औरत का गुस्सैल रूप देखने को मिला था, जिसके बाद डैनी के अंदर का गुस्सा अपने आप शांत हो गया था। डैनी ने कालघाती को उठाया और शल्य के रहवास में ले गया। असल में कालघाती की चोटें इतनी भयानक भी नहीं थी। जब उस पर रॉकेट लॉन्चर पड़ने वाला था तब उसकी नजर डैनी पर पड़ गई थी। इसके बाद ही उसे समझ आया था कि परी को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। इसके बाद कालघाती सिर्फ पिटने की एक्टिंग कर रहा था। कालघाती की पिटाई के बाद परी ने लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया। काफी देर तक पहाड़ी महारथी ग्रुप में किसी की कुछ भी लिखने की हिम्मत नहीं हुई। परी, ये तो कमाल था, लंबकड़ ने काफी देर बाद कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन परी का वॉर क्राई मुझे अभी भी सुनाई दे रहा है, ईशान ने कहा। हिया, यही ना, निशित ने कहा। इसके बाद सभी परी के वॉर क्राई दोहराने लगे। इस समय राज और शाकाल तिलिस्मक के पीछे पीछे चलते हुए उसके खजाने के घर पहुंच गए। आमतौर पर जादूगर अपने खजाने को अजनबियों से बचाने के लिए गुप्त जगहों पर रखते थे। बीच पर पहुंचने के बाद तिलिस्मक ने अपना हाथ बढ़ाया और एक खुफिया दरवाजा खोला। लेकिन खजाने के कमरे में घुसना इतना आसान था, तो क्या तिलिस्मक को चोरी होने का डर नहीं था? सबसे पहले तिलिस्मक ही खजाने के घर में घुसा। इसके बाद राज और शाकाल अंदर गए। गुप्त दरवाजे के पार अंतहीन गहरा गड्ढा था, जिसमें सीढ़ियां नहीं थी। तिलिस्मक अपनी उड़ती तलवार पर सवार होकर धीरे धीरे नीचे आया। शाकाल की मदद से राज भी ऐसे ही नीचे आया। क्या हम पहुंच गए? काफी देर तक नीचे उतरने के बाद राज को जब रोशनी दिखाई दी तो उसने कहा, हाँ, हम पहुंच गए। मेरा खजाना घर ठीक यही है, तिलिस्मक ने मुस्कुराकर कहा और आगे की तरफ उंगली से इशारा किया। सामने एक बहुत ही बड़ा मोतियों से जड़ा कछुआ था। जो रोशनी राज को दिखाई दी थी वो इसी कछुए से टकरा कर आई थी। यही मेरा पूरा खजाना रखा है, तिलिस्मक ने कहा। तिलिस्मक, तुम में कुछ तो बात है, शाकाल ने कहा। मेरी असल में किस्मत अच्छी थी कि मेरी मुलाकात इस सीनियर कछुए से हुई, तिलिस्मक ने कहा। सीनियर कछुए की बात सुनकर राज की आंखें चमक उठी। इसके बाद तिलिस्मक राज और शाकाल को कछुए के पीछे से उसके ऊपर ले गया। जैसा तुम्हें मालूम है कि मैंने काफी सारी कस्में खाई थी,
इसके बाद मेरी दोस्ती सीनियर कछुए से हुई जब मैं एक कसम पूरी कर रहा था। इसके बाद मैंने अपना पूरा खजाना सीनियर कछुए के अंदर रख दिया। तिलिस्मक ने कछुए की पीठ ठोक कर कहा। कछुए की पीठ किसी दरवाजे की तरह बदल गई। चलो अंदर चले, खजाना घर अंदर है, तिलिस्मक ने कहा। अंदर आते ही राज ने बड़ा सा सफेद कमरा देखा। शाकाल और तिलिस्मक हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे इस जगह पर ग्रेविटी नाम की चीज ही नहीं थी। कमरे के अंदर कई सारी लकड़ी की शेल्फ, डिब्बे, पेटी उड़ रही थी। इनके अंदर तिलिस्मक का खजाना था। अब बताओ राज, तुम्हें क्या चाहिए? तिलिस्मक ने पूछा। मुझे भी नहीं पता सीनियर, आप क्या सजेस्ट करेंगे? राज ने पूछा। तुम दूसरे लेवल पर आ चुके हो। जितना मैं जानता हूं तुम्हारे जादुई कपड़े और हथियार हैं, ना ही तुम्हारे पास जादूगरी की टेक्निक की कमी है, और अब तुम्हारे पास जादुई दवाइयां भी हैं, तिलिस्मक ने कहा। सीनियर, आप मुझे तिलिस्म दे दें तो कैसा रहेगा? राज ने कहा। तिलिस्मक के तिलिस्मों ने कई बार राज की जान बचाई थी। ऐसे में राज को यही खजाना सबसे बेहतर लगा। खास तौर से तलवार तिलिस्म ने राज को अपने से ताकतवर जादूगरों से लड़ने में काफी मदद की थी। मैं अपनी जादूगरी के स्तर के हिसाब से चौथे लेवल तक के तिलिस्म ही बना सकता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें तिलिस्मी कागज दे सकता हूँ, तिलिस्मक ने हाथ हिलाते हुए कहा। जिसके बाद पास की शेल्फ से तिलिस्मी कागज के 3 गट्ठर उड़ते हुए तिलिस्मक के हाथ में आ गए। फिर उसने उन्हें नोटों की तरह गिना। हर गट्ठर में 20 कागज थे। ये 20 कवच तिलिस्म, 20 तलवार तिलिस्म और 20 उड़न तिलिस्म हैं। ये सभी चौथे लेवल के हैं और ये पिछले वालों से थोड़े ताकतवर हैं। इन्हें तुम प्रोफेसर को यहाँ भेजने का इनाम समझकर रख सकते हो। ये खूनी क्रिस्टल के लेन देन के लिए नहीं है, तिलिस्मक ने हंसकर कहा। राज ने मुस्कुराकर 60 तिलिस्म ले लिए। भले ही उसने प्रोफेसर को भेजा भी नहीं था। खूनी क्रिस्टल के लेन देन के लिए मैंने काफी चीजें तैयार रखी हैं। राज, अब तुम देखकर बताओ तुम्हें क्या पसंद आया? तिलिस्मक ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद वो राज को लेकर 3 बड़ी पेटियों के सामने आ गया। पहली पेटी के अंदर सुनहरी रस्सी थी। ये चमत्कारी बंधन रस्सी की डुप्लीकेट है। इससे किसी भी दुश्मन को बांधा जा सकता है। भले ही ये कॉपी है, लेकिन इससे 5वें लेवल के जादूगर को कुछ देर तक रोक कर रखा जा सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम बार किया जा सकता है। मैंने 5 बार इसका इस्तेमाल पहले ही कर लिया है और अब इसे 16 बार और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद ये आम रस्सी बन जाएगी, तिलिस्मक ने समझाते हुए कहा। आखिर राज के लिए तिलिस्मक ने और कौन कौन सी चीजें तैयार रखी थी? क्या राज इसमें से कुछ काम का निकाल पाएगा जो उसके